ओके सो अगला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ द डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर। दो टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक मोटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस जो है पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे नाम है जनरेटर, दैट जनरेटेड, तो इलेक्ट्रिक जनरेटेड कन्वर्टेड द सप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का को हमें मिल रही है, तो हमने इस चीज़ को एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू कहा। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस विच कॉज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको मालूम है कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं तो एक करंट वहाँ पर फ्लो करेगी। तो हमारा जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब जनरेटर जो होता है, जो जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रिकल मोटर होना चाहिए दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। थ्री थिंग्स आर नेसेसरी। तो बेसिकली यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ ये सारा काम होता है। तो हमारे लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, एक कंडक्टर होना चाहिए, और जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। इसे मान लीजिए अगर यहाँ पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है और आपका यहाँ पर कोई कॉइल है इस तरह से, और वो कॉइल इसके अंदर अगर रोटेट कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर में चेंज हो रहा है और दैट इज़ क्वाइट इनफ टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, to produce the current. In DC generator, the magnetic fields are generated by either permanent or by electromagnet. तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात कही है, इसको हम चाहें तो किसी परमानेंट मैग्नेट्स के हेल्प से प्रोड्यूस करें, चाहे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से प्रोड्यूस करें। द कंडक्टर इज़ कनेक्टेड विद द आर्मेचर विच इज़ अलाउड टू रोटेट बाय द प्राइम मूवर इन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक आर्मेचर लगा होता है। अब ये आर्मेचर ही है जो कॉइल का पूरा हिस्सा है और फिर इस कॉइल के अंदर मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मोटर जो है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये एक डिफरेंस है। डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात करें, डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन पे आपसे सवाल पूछते हैं तो देखें, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो एक डीसी मशीन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पार्ट जिसको हम स्टेटर कहते हैं, और दूसरा रोटेटिंग पार्ट्स को रोटर कहते हैं। तो स्टेटर और रोटर ये दो हिस्से होते हैं। एक सेट ऑफ कॉइल होता है जो कि रोटेटिंग बॉडी, मतलब एक रोटेटिंग बॉडी पर रखा होता है जिसको कि हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे इससे कोई चीज़ है यहाँ पर ये रोटेट करने वाली है, तो यहाँ पर हम इसके साथ एक कनेक्शन जोड़ देते हैं आर्मेचर के फॉर्म में। दिस आर्मेचर रोटेटेड कंटिन्यूसली इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ द प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर के साथ ये भी रोटेट करते रहते हैं, विच मे बी एसोसिएटेड विद द टर्बाइन और इंजन। और जो मूवर होता है किसी टर्बाइन इंजन के साथ जुड़ा है। तो आप सोचो आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने एक आर्मेचर रखा है और यहाँ पर कुछ घुमाने के लिए टर्बाइन वगैरह है। तो जब घूमता है तो ये कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है और जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज़ क्रिएटेड बाय पासिंग डीसी through the winding of the field magnets. So when the conductor pass via these चार्जिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ वहाँ प्रोड्यूस होता है जब घूम रहा होता है और इसकी आर्मेचर वाइंडिंग में घूम रहा होता है। सो द जनरेटेड एसी गेट कन्वर्टेड टू द डीसी व्हेन द वोल्टेज इज
कलेक्टेड फ्रॉम द रोटेटिंग आर्मेचर। तो जब भी ये घूम रहा होता है और जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उस ईएमएफ को हम आर्मेचर के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं वाया द ब्रश और कम्यूटेटर अरेंजमेंट। ये भी कुछ एडिशनल फीचर होते हैं जो कि वहाँ पर जुड़े होते हैं। एक ब्रश होता है और एक कम्यूटेटर होता है। So this brush commutator arrangement works like the full wave rectifier which converted the generated AC into DC। एक तरह से AC जो अल्टरनेटिंग वेरिएशन हो रहा है लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो इन दिस वे द DC जनरेटर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड वाया प्राइम मूवर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर क्या करता है, जो रोटेशन हो रहा है उससे, प्राइम मूवर से जो रोटेशन हो रहा है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जनरेटर का काम है। अगर इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर समझना चाहें तो आप देखिए, ये एक इस तरह के एक मोटर का अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप देखो कि ये है 4 मैग्नेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर मैग्नेट लगे हुए हैं, जिसमें कि अगर मैं कलर थोड़ा सा बदलूँ, इसमें एक वायर है जो कि इस पर लपेटा गया है। ये वायर जो है इस पर लपटा हुआ और वही सब जगह पर रोटेट कर करके इस तरह से लपेटा गया है। यही फर्दर लपेटा गया, तो वही तार है जो इसके ऊपर गोल गोल इस तरह से लपेटा गया है यहाँ पर। ठीक है, आखिरी में इसको वहाँ से बाहर निकाल दे। तो एक ही तार लेंगे, चारों तरफ लपेटते हुए ले आएंगे, जिससे हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। उसकी वजह से आप देखो यहाँ पर फ्लक्स, जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइन्स हैं। मैग्नेटिक लाइन पर यूनिट एरिया ही फ्लक्स कहलाता है। और यहाँ बीच में एक रोटेटर है। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि आप जब ये रोटेटर रोटेट कर रहा होता है तो उस समय यहाँ पर जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स से होकर के जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है उस क्रॉस कर रहा है, फ्लक्स को क्रॉस कर रहा होता है। तो उनका जो फ्लक्स होता है, उन आर्मेचर के थ्रू जो फ्लक्स होता है उसमें टाइम के साथ चेंज होता है, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पर जनरेट होता है। तो ये क्रॉस व्यू है हमारे एक इलेक्ट्रिकल मोटर का। क्वेश्चन एक और यहाँ पर आगे बढ़ता है और इसी मोटर का ही रेफरेंस लेकर के हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। डिराइव करिए एक रिलेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर जो हम कह रहे हैं ईएमएफ जनरेट होता है, इसके लिए एक इक्वेशन को डिराइव करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है डीसी मशीन से। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन द स्पीड एट विच द कंडक्टर्स आर रोटेटेड। क्योंकि एक्चुअली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज पर, कितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ रोटेट कर रहा है तो यानी बहुत कम समय में अपना पूरा साइकिल पूरा कर रहा है, तो अगर dt कम है तो जाहिर सी बात है इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच द कंडक्टर्स आर रोटेटेड। कहाँ रोटेट कर रहे हैं? इन द मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स connected in series and total magnetic field flux being cut at the conductor। जैसे देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसी से हमारा जो कंडक्टर है वो बार बार रोटेट कर रहा है, तो 0, 180, 360 पे हो रहा है। चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लगी है, जितनी बार इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा उतनी बार यहाँ पर फ्लक्स का जनरेशन होगा। हमारे पास फिगर नंबर ए है जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा है कि फिगर ए रिप्रेजेंटिंग अ डीसी मशीन वेयर अ सिंगल कंडक्टर इज रोटेटेड बाय प्राइम मूवर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम के बीचों बीच में एक एरो दिखाया गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इस पूरे सर्किल को बताऊं तो ये सर्किल एक मूवर का सिलेंड्रिकल हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रोटेट कर रहा है, सो वेयर नंबर ऑफ पोल्स पी है। मान लो यहाँ पी पोल है, इसे 1 2 3 4 पी पोल है। फ्लक्स पर पोल कितना है? 5 वेबर है। स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर कैसा है? n रोटेशन पर मिनट है। तो यहाँ पर कितने पोल हैं? 4 है। फ्लक्स पर पोल कितना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया कितना है? वो 5 वेबर है। स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, जो बीच में प्राइम मूवर है, ये क्या है? ये n रोटेशन पर मिनट ले रहा है। सो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं? जेड आर्मेचर कंडक्टर लगे हैं। और पैरेलल आर्मेचर वाइंडिंग कितनी है? ए है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वाइंडिंग वगैरह नहीं दिखाई गई, पर फिलहाल ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। अब जब घूमना शुरू करेगा तो एक रिवोल्यूशन जब होगा, जब एक पूरा चक्कर लगेगा, तो फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर P5। देखो 4 मैग्नेट हैं, तो एक बार जब पूरा घूमेगा तो एक बार मैग्नेट 2 3 4 चारों मैग्नेट के फ्लक्स से गुजरेगा। तो एक रिवोल्यूशन में जो फ्लक्स कट होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। तो वो P टाइम, अगर
पी अगर 4 है 5 जितने भी हैं, पी टाइम 5 हो जाएगा। सो द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन क्या है, एन रिवोल्यूशन पर मिनट, या कह लो एन रिवोल्यूशन पर मिनट है तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, तो n अपॉन 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। जैसे कोई घटना आपको पर मिनट मालूम है तो आप 60 डिवाइड कर दोगे तो वो आपको पर सेकेंड मालूम हो जाएगी। तो हम कहेंगे टाइम टेकन बाय कंडक्टर इन 1 रिवोल्यूशन इज 60 बाई n। तो अगर एक रिवोल्यूशन में समय n बाई 60 है तो एक सेकेंड में रिवोल्यूशन कितने होंगे, 1 अपॉन n बाई 60, दैट इज 60 बाई n, ये आपके पास आ जाएगा। सो अब एक फार्मूला यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर एक कंडक्टर है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना फ्लक्स कट कर रहा है एक रिवोल्यूशन में और जितना टाइम ले रहा है एक रिवोल्यूशन में। तो एक रिवोल्यूशन में कितने फ्लक्स कट किए, बेसिकली फार्मूला वही है d5 बाई dt। तो एक रोटेशन में कितना समय है, n 60 बाई n, और कितना फ्लक्स रोटेट कर रहा है p5। तो आपने वही किया, टोटल फ्लक्स p5 कट हो रहा है, टोटल समय जो वहाँ पर एक रिवोल्यूशन में है वो 60 बाई n है, तो p5 n बाई 60 हो जाएगा। मोटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर z हैं और दे आर कनेक्टेड विद द a नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, इस तरह से हैं। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, ये सिंपल सा नियम है z बाई a। तो टोटल आर्मेचर z हैं, टोटल पाथ a हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, z बाई a। अब जो हमारा आउटपुट इंड्यूस ईएमएफ है वो हो जाएगा पर पैरेलल पाथ, मतलब एक पैरेलल पाथ में कितना होगा। तो आपने एक कंडक्टर में कितना निकाला है वो आपके पास है p5n बाई 60, और कितने पाथ हैं z बाई a, तो टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, p5n बाई 60 मल्टीप्लाई बाई z बाई a। इतने वोल्ट का वहाँ पर आपको ईएमएफ जनरेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर यूज कर लिए जाते हैं, जैसे कि आप z को ले लो, p को ले लो, 60 को ले लो, a को ले लो, तो आपके पास एक k पैरामीटर आ गया है जो कि डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। आप डिज़ाइन कितने पोल हैं, उसमें कितने पाथ हैं, कितने आर्मेचर हैं, एक सेकंड की बात, एक मिनट की बात हो गई, तो ये डिपेंड्स कर रहा है डिज़ाइन ऑफ द मशीन एंड इट इज़ एक पर्टिकुलर मशीन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो उसको हमने के कह दिया। तो अब आपके पास फार्मूला क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बराबर के विच इज डिज़ाइन पैरामीटर फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई एन जो कि रोटेशन पर मिनट है। सो फॉर मोटर दिस ईएमएफ इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ, इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। सो अब ये इक्वेशन मोटर के लिए भी सही है और जनरेटर के लिए, मोटर दोनों के लिए सही है। तो देख रहे हो कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ ब्रश द टॉर्क अपोज द रोटेशन, सो मशीन इज एक्टिंग एज जनरेटर एंड वर्क एज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज फॉर करंट। और दूसरी तरफ जब करंट इज फ्लोइंग इनटू द ब्रश, पहले क्या है आपका जैसे सिस्टम है उसमें ब्रश है जिससे कि इस करंट को बाहर होता है, जब रोटेशन वगैरह जनरेशन हो रहा है ब्रश से बाहर निकलता है। तो अगर करंट ब्रश से बाहर आ जा रही है तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये जनरेटर की तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो और उस करंट के फ्लो की वजह से बीच के सॉफ्ट पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज पे फ्लक्स चेंज होता है और वो पंखे की तरह घूमता है, तो इट इज़ लाइक द मोटर की तरह से काम होगा। सो करंट इज फ्लोइंग इनटू द ब्रश, द टॉर्क इन द रोटेशन एंड द मशीन इज एक्टिंग एज अ मोटर। तो अब उसको हम मोटर की तरह से काम कर रहे हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मोटर। मोटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो भाई ये हमारे पास एक मोटर है, ये सर्किल जो है ये मोटर का है, इसके ऊपर आर्मेचर लगे हुए हैं, ये आर्मेचर है, इनसे हमारा पाथ, यहाँ पर पाथ क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पाथ हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है IA, और जो करंट यहाँ से फ्लो कर रही है ये RA है, ये इसमें जो EMF जनरेट हो रहा है, जो वोल्टेज है और जो बैक EMF है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो मोटर में आप देखो कि द आर्मेचर सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। बैक EMF जनरेट होता है बिकॉज व्हेन द आर्मेचर कंटिन्यू टू रोटेट बाय मोटर द आर्मेचर कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इंड्यूस, ठीक है। इसीलिए हम आर्मेचर सर्किट को सोर्स ऑफ EMF ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसी सर्किट को देखो तो आपके पास सिंपल सा किरचॉफ लॉ के लगाओगे तो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है उसका एक हिस्सा EB है और एक हिस्से में IB टाइम RA है, जो आपका आर्मेचर और करंट का जो बिहेवियर है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से जो फ्लो कर रहा है। तो आप अगर सीधा वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे तो दिस EB बैक EMF इज सीरीज विद द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA के साथ है और अप्लाइड मेन वोल्टेज जो है
वो ये है। तो इस तरह से एक इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि डिराइव द रिलेशन फॉर द आर्मेचर टॉर्क के बारे में लिखें। मान लीजिए सपोज व्हेन द मोटर रन एट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एन, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एन है, तो एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा, तो पावर डेवलप जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क, जो डेवलप टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे पावर क्या होता है, पावर का होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 1/t। तो यहाँ पर जो टॉर्क है पर सेकेंड रिवोल्यूशन के लिए वो आपको मालूम है 2πn से मल्टीप्लाई कर दिया। मोटर के लिए वोल्टेज इक्वेशन आपने ऑलरेडी लिख रखी है, अगर हम I से मल्टीप्लाई कर दें तो VIA हो जाएगा, EBIA हो जाएगा और I² RA हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये जो EBIA है ये किसको इक्विवेलेंट है, ये है इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन द आर्मेचर। सो रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम रिलेशन लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो पावर डेवलप्ड है और जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है इसका, लेट मी चेंज द कलर, जो फर्स्ट टर्म है इसका ये EBIA दोनों सेम है, तो आपने EBIA और 2πn को बराबर रख दिया, तो टॉर्क की परिभाषा आपके पास होगा EBIA बाई 2πn। तो नंबर ऑफ टर्न पर मिनट अगर n है तो n/60 आप उसकी फ्रिक्वेंसी निकालोगे और आपने n की जगह पे वैल्यू रखीगी, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गया। मोटर के लिए EMF का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक साथ रखेंगे और आप खुद ही देखिएगा जो कट हो सकता है, देन आपके पास जो टॉर्क है उसकी वैल्यू जाएगी 1/2π 5ZPI/A टर्न्स पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो टाउ ई है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द फ्लक्स, जैसे ये फ्लक्स पर पोल एंड द आर्मेचर करंट के, और डायरेक्शन ऑफ टाउ ई आल्सो डिपेंड्स ऑन द आई एंड फाई। तो आई और फाई दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर इनमें से कोई भी अगर दोनों बदल जाते हैं तो EMF टाउ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें से एक भी चेंज हो जाता है तो टाउ जो होता है वो पलट जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाउ।